यस। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक। ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है इसका मीन क्या है, केमिस्ट्री का मीन तो आप जानते हो, ठीक है। देखो, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों डिस्कवर्ड भी हुए हैं, ठीक है, डिस्कवर्ड भी हुए हैं, और एज वेल एज इसमें हम बात करते हैं आइसोलेटेड, ठीक है, डिफरेंट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। वैसे तो ऑर्गेनिक का बेसिक मतलब होता है परटेनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, या मैं बोलूं कि लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम, ठीक है, लाइफ को जो सपोर्ट करने वाले, ठीक है, जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कैटेगरी में डालते हैं। तो लाइफ को सपोर्ट करने वाले जितने भी कंपाउंड्स, लाइफ को मतलब एक तरीके से बोलना रेगुलेट करने वाले जो कंपाउंड्स, ठीक है, तो उन सारे कंपाउंड्स का एक जो कंपोजिशन है, जो मिक्सअप है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक वर्ड से बेटर भी हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट किए गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं, ये सारे के सारे बच्चों नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स है सारे के सारे, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में डिजाइन किए गए हों, चाहे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके डिस्कवर्ड किए गए हों, ठीक है। मैं तो बेसिक बात करता हूँ कि डिस्कवर्ड किए जाए चाहे आइसोलेट किए गए, बट वो नेचर से ही है। लेकिन जब बच्चों हम लोग 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं, है ना, हम लोग बर्जिलियस के टाइम की बात करते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है, मैं अभी उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जब हम ओल्ड थ्योरीज की बात करते हैं तो ओल्ड थ्योरीज में, ठीक है, 17वीं सेंचुरी के अंदर लोग ऐसा बोलते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम लोग कभी बना नहीं सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। वो नेचुरल सब्सटेंस, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन हो, मतलब और जितने भी आपके आप देख रहे हो जो लाइफ को रेगुलेट करने वाले कंपाउंड, जो रनिंग ऑफ लाइफ की थ्योरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में लेके चल रहे हैं, तो प्रीवियस ओल्ड टाइम हिस्ट्री के अंदर ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये आपके नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, इनको हम लोग कभी भी लेबोरेटरी में डिजाइन नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा मान्यता, ऐसा बिलीफ था लोगों का, ठीक है। क्योंकि उस समय साइंस एडवांस थी नहीं, तो लोगों ने माना कि ठीक है सब कुछ लेबोरेटरी में हो सकता है। लेकिन उस समय एक साइंटिस्ट आते हैं वर्जीलियस, जिनका नाम है वर्जीलियस, ठीक है, स्पेलिंग इज VRZELIUS, LIUS, ठीक है। वर्जिलियस एक साइंटिस्ट आते हैं और वर्जिलियस ने बेटा एज्यूम किया कि कुछ ना कुछ एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। वाइटल फोर्स का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा फोर्स है जो आपका मतलब किसी को समझ नहीं आए, जैसे नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ से परे होती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ जादू टाइप का ऐसा होता है। मतलब वाइटल फोर्स का मतलब है लाइफ का फोर्स, लाइफ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वाइटल फोर्स का बेसिक मतलब है लाइफ फोर्स, जो लाइफ को रेगुलेट करने वाला एक आपका इमेजिनरी फोर्स है जिसको आप समझ नहीं सकते हो, एक ऐसा फोर्स, ठीक है। तो उस फोर्स के थ्रू सारे के सारे जो आपके नेचुरल ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके फॉर्म हो रहे हैं किसके थ्रू, वाइटल फोर्स के थ्रू। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। उन्होंने सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब जो भी कंपाउंड्स हैं नेचर के अंदर एवोल्यूट, उनको हम लोग लेबोरेटरी में डिजाइन नहीं कर सकते हैं, वो एक वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं और क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया, यस। तो एक लास्ट में लोगों का ग्रुप हुआ, उन लोगों ने बिल्कुल समझने की कोशिश की, बिल्कुल बताया कि वाइटल फोर्स है जो लाइफ का एक फोर्स है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, बिना उस वाइटल फोर्स के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते हो। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चला रहे हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये हम लेबोरेटरी में कभी नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ये सब भगवान की देन है, ऐसा लोगों का मानना था। मैंने क्लियर बोल दिया, सभी को समझ में आया? क्लियर सभी को? ओके, बर्जिलिस तक ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बेटा आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं होलर, ठीक है, WOHLER। होलर नाम के बच्चों के साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, 1828 के अंदर। आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी के अंदर जो हमारे जो मतलब जो धर्मों को लेके जो चीजें चलती थी वो काफी मतलब ज्यादा लोगों पे हावी हुआ करती थी। साइंस उसमें लोगों की मतलब समझ में आती नहीं थी या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये भी एक है, बहुत से साइंटिस्ट ने चेंज को एक्सेप्ट बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो उनको मतलब देश समाज से अलग भी कर दिया गया, उनको यहाँ से फांसी भी दे दी गई, ये सब चीजें हुई हैं। तो मतलब ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो होल्डर ने बेटा क्या किया, गैलीलियो, बिल्कुल गैलीलियो ने सपोर्ट किया था, बिल्कुल आपने सही बोला, गैलीलियो गैलीलाई, बिल्कुल करेक्ट। तो 1828 के अंदर होलर ने बच्चों पूरी तरीके से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बच्चों लेबोरेटरी में डिफाइन किया, सिंथेसिस किया, है ना, सिंथेसिस का मतलब फॉर्म करना, और जिसका नाम था बच्चों यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in the laboratory by the Hohler in 1828। क्लियर? ये सबसे पहला। अब इस कंपाउंड को बनाया कैसे? बिकॉज बच्चों उनके यहाँ क्या था, वो केमिस्ट्री, एक्चुअली वहाँ पे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज थी उनके पास, है ना, तो उसमें तो इन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे कुछ लेबोरेटरी थी, उन लेबोरेटरी में बेटा कुछ रिएक्शंस परफॉर्म कराए। वो रिएक्शंस बच्चों परफॉर्म कराए अमोनियम साइनेट के साथ। कैसे बेटा करा? अमोनियम साइनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट? साइनेट मतलब CNO पार्ट, है ना, CNO पार्ट इज साइनेट, बाकी अमोनियम का मतलब NH4 प्लस, तो NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को बेटा उन्होंने हीट किया, और हीट करने के बाद यहाँ पे हुआ रीअरेंजमेंट। क्या हुआ बेटा? रीअरेंजमेंट, सिंपल रीअरेंजमेंट हुआ। और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ देखना क्या हुआ, ये आपका NH2 C डबल बॉन्ड हो, देन आपका यहाँ से NH2, कुछ चेंज नहीं हुआ बेटा। देखो अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे, एक ये नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन तो कोई यहाँ पे हो गया है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है, सिर्फ हीट करने पे रीअरेंजमेंट हुआ है। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे हो गए हैं, दो यहाँ पे हो गए हैं, 4 हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, यस 1 कार्बन। एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट जब हुआ तो यहाँ से आपको क्या मिला बेटा? यूरिया। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। बट एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अमोनियम साइनेट है वो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बेटा। अमोनियम साइनेट इज नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बिकॉज उस समय इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बहुत सारी थ्योरी चलती थी, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थ्योरी यही था कि वाइटल फोर्स है हमारे दुनिया के अंदर, एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस फोर्स से ही आपके जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके डिजाइन होते हैं, फॉर्म होते हैं, और ह्यूमन बॉडी से ही वो रिलेट करते थे ऑर्गेनिक को। मैंने बोला है पैटर्निंग ऑफ लाइफ, ठीक है, पहले। लेकिन होलर ने बेटा 1828 के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से इसको हीटअप किया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, और यहाँ से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? दिस इज एक्चुअली आइसोमेरिक चेंज। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज एक्चुअली दी, हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिक, आइसोमर्स में बात करेंगे। दिस इज एक्चुअली आइसोमेरिक चेंज, सिर्फ यहाँ पे आइसोमेरिक चेंज हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, वो यहाँ से देखने को मिला, ये मॉलिक्यूल्स आपका जनरेट हुआ। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में कुछ और भी आपके साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है कोल्बे। तो कोल्बे ने भी अपनी थ्योरी 1845 के अंदर, ठीक है, 1845 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा कोल्बे, है ना, कोल्बे का नाम बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा, इनकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं कोल्बे की। सेकेंड, यस, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ है ना, और भी डिफरेंट रिएक्शंस आएंगी, मैं डिस्कस करता हूँ ना कोल्बे की। तो कोल्बे ने भी वाइटल फोर्स थ्योरी को चैलेंज किया,
और चैलेंज करने के बाद इन्होंने बेटा लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड, है ना, लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड का इन्होंने फॉर्मेशन किया। बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। उसके बाद बच्चों कौन आते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद बच्चों साइंटिस्ट और आते हैं 1856 में, सारे के सारे लगातार कंटिन्यूस आते जा रहे थे। इनका नाम बेटा बर्थेलो, BERTHELOT। तो बर्थेलोट भी एक हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेटा सिंथेसिस किया था मीथेन को। और मीथेन तो आपको पता ही है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन फैमिली का पेरेंट कंपाउंड आपका मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मेशन बच्चों 1856 के अंदर बर्थेलो ने सिंथेसाइज किया था। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? अब ये बर्थेलो की जो रिएक्शन थी वो क्या थी, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कोलबिन जो एसिटिक एसिड बनाया था वो कैसे बनाया था। तो कोलबिन बच्चों कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा कार्बन लिया, कोक प्लस हीट किया उसको इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस का सर्कुलेशन, दिस इज सिंबल ऑफ सर्कुलेशन। उसको उन्होंने हीटअप किया इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क बेटा क्यों यूज की, बिकॉज एस सिंगल बॉन्ड एंड को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, बनस की आपके यहाँ पे ओवरलैपिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज किया। दोनों कंबाइन हो गए, तो यहाँ से बच्चों बनता है एसिटिलीन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटिलीन गैस। और उसके बाद इन्होंने इसको हीटअप किया इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और फॉलो किया इन्होंने हैवी मेटल्स का सल्फेट सॉल्ट HgSO4। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये जो बेटा हम इसको पढ़ाते हैं, ये आपका जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा जब हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं, ठीक है। वहां पे मैं इसको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है, हैवी मेटल्स के साथ। वैसे तो एल्काइन जो होते हैं डायरेक्ट पे ऑक्सीडेशन करते नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे एसिडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो हैवी मेटल्स का यूज करके रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, वो बताऊंगा बाद में। इन्होंने बच्चों इन दोनों का यूज किया और यूज करने से ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन है वो आपका डिसोसिएट होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बच्चों कन्वर्ट होगा आपके CH3C डबल बॉन्डो देन H, ठीक है। आपको ये मिला है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर और फर्दर बच्चों इनका ऑक्सीडेशन फर्दर कराया गया, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ से मिल जाता है CH3C डबल बॉन्डो OH। आप समझ सकते हो कि चीजें अवेलेबल नहीं थी फिर भी रिएक्शंस हो रही थी, तो बहुत बड़ी बात है समाज को चैलेंज करना। मतलब हमारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी चल रही हैं जो लोग चेंज नहीं चाहते हैं, जो सही चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो जैसा चल रहा है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो देखो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट की जाएंगी और लोग हिस्ट्री बनेगी और लोग उसको याद करेंगे। तो सिंपल सा है, हम कोलबे को आज भी याद कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने चीजों को बोला था, उन्होंने प्रूफ करके दी थी चीजें। तो यहाँ से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? हम बेटा स्टार्टिंग केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात चल रही थी उस समय की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी साइंटिस्ट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, और रिएक्शन चलती रही जो होलर के पैरेलल में थे अदर कंट्रीज के अंदर, रशिया वगैरह में, ठीक है, वहां पे प्रोसेस चल रही थी। इसमें अमोनियम को लेके बहुत रिएक्शंस कराएंगे। NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 moles ऑफ पोटेशियम साइनाइड। बहुत सारी रिएक्शंस आपकी अमोनियम सल्फेट के साथ कराई गई, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, आपको पता है क्या होगा, यहाँ से 2K+ होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, CNO माइनस होगा, होल्ड चार्ज की बात करें तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। इधर से बात करेंगे तो ये मिलेगा आपका ट्वाइस NH4+, 2 आपका पॉजिटिव चार्ज होगा +2, और सल्फेट की बात करेंगे तो SO4 -2। सिंपल बेटा कंबाइन कर दो इसको, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो यहाँ पे बन जाएगा K2SO4 और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जो होगा आपका NH4CN अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को हम फिर से बेटा हीटअप करेंगे और ये बन जाएगा आपका फिर से यूरिया। समझ में आ रहा है सभी को, NH2CO NH2, क्लियर? यस, तो ये भी प्रोसेस कराएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो लेड साइनेट के साथ भी थी, PbCNO ट्वाइस, ये भी आयन एक्सचेंज है इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
इसको भी हीट किया गया। बेसिकली बच्चों देखो बात क्या समझ में आ रही है आपको, रिएक्शन तो आप बहुत सारी लिख सकते हो इस तरीके से कि जहां पे आपका अमोनियम साइनेट बन जाए, तो यहाँ से भी वही बनने वाला है, CNO पार्ट यहाँ से, NH4+ यहाँ से, बाकी आपका लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पीबी के साथ OH ट्वाइस चला जाएगा, है ना। तो एक तो बनेगा आपका लेड हाइड्रोक्साइड, और सेकेंड वाला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका ही अमोनियम साइनेट। उसको फिर से हीटअप करेंगे तो फिर से बन जाएगा यूरिया। तो ये बहुत, इससे आप और भी करा सकते हो, जैसे NH4Cl के साथ करा सकते हो, है ना। NH4Cl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन से KCNO, पोटेशियम साइनेट। तो यहाँ से भी क्या होगा, अमोनियम यहाँ से, CNO यहाँ से, K यहाँ से, Cl यहाँ से, तो एक आपका KCl बन गया, दूसरा आपका बन गया यहाँ से NH4CNO। और इसको फर्दर हीट कर देंगे बेटा तो फिर से आपको मिल जाएगी यहाँ पे यूरिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सभी क्लियर हो रहा है? ओके। इसके साथ एक साइंटिस्ट और आते हैं, मैं आपको हिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, लेक्चर चलने दो, आप समझो ध्यान से, ठीक है। सिर्फ कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से उसको एटलीस्ट जानना जरूरी है। तो बच्चे साइंटिस्ट का नाम है सीले, SCHEELE। सीले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेटा 1769 के अंदर, ठीक है, जो होता है ना ग्रेप्स होते हैं भाई, अंगूर तो उसमें थे, अंगूर ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो ग्रेप से बच्चों उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड होता है ना, टार्ट्रिक एसिड को उन्होंने ग्रेप से बेटा आइसोलेट किया। तो एक ये भी आपकी बहुत अच्छी थ्योरी है, बुक्स में नहीं है लेकिन आपकी मैं नॉलेज के लिए बताता हूँ। इन सीले ने ही, सीले ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी है, हमारी अनसर्टेन डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको जरूर बताता हूँ, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जानना जरूरी है। तो इन्हीं सीले ने बेटा लेमन्स, जो लेमन होता है ना, यस, लेमन से बेटा उन्होंने सिट्रिक एसिड, हम लोग पढ़ते हैं ना सिट्रिक एसिड, वो लेमन से इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, आइसोलेट किया था। मैलिक एसिड एप्पल से किया था, बिल्कुल सही, क्लियर है। मिल्क से लैक्टिक एसिड है। एंड यूरिक एसिड बच्चों कहां से किया था, यूरिन से, यूरिन से यूरिक एसिड किया था। उसके बाद बच्चों आते हैं रॉल्ट साइंटिस्ट 1773 के अंदर, उन्होंने ह्यूमन यूरिन से यूरिया को किया था आइसोलेट, ह्यूमन यूरिन से यूरिया को आइसोलेट किया था, आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा जिनका नाम है आपका लेबिक करके है, LIEVIG, 1829 के अंदर। जो हॉर्स यूरिन होती है, हॉर्स मतलब जो घोड़ा, हॉर्स यूरिन है, उससे आपकी एक हिप्पोक्रोपिक करके एक एसिड होता है, उसको उन्होंने आइसोलेट किया था, ठीक है, हिप्पुरिक एसिड करके होता है, उसको किया था आइसोलेट। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने। ओपियम, अफीम जानते हो, नाम सुना होगा अफीम, उससे मॉर्फिन, मॉर्फिन मॉर्फिन को किया था, आइसोलेट किया था। मॉर्फिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन, क्या सभी को समझ में आया? क्लियर? यस। लेते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? ऑर्गेनिक, जो आपकी मॉडर्न जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर बच्चों कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट, कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही मूवी का हीरो है जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। तो आजकल हम लोग इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलते हैं, दिस इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, दिस इज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड्स की जो भी आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? अब यहाँ से और भी डेफिनेशन थोड़ी सी एडवांस हुई है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, जनरली जो हम बात करते हैं जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे हाइड्रोजन इसके साथ में रहता है, वो छोटा भाई है वो तो साथ में रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बेटा कंबाइन करता है तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन, तो आजकल इसको हम हाइड्रोकार्बन थ्योरी भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उससे जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं, है ना, वो सारे के सारे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। तो यहाँ तक सारी सारी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बात करते हैं कि हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन की केमिस्ट्री उसको हम अलग क्यों पढ़ते हैं भाई, पूरी पूरी पीरियड टेबल से कार्बन को हम अलग निकाल क्यों पढ़ते हैं? तो भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है, उनको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? इसका जस्टिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। आप पूछोगे ना फिर इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज बच्चों
हमारे नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर के अंदर। अगर मैं एक सिंपल सा अगर मैं आपको डाटा पूछूं कि लगभग जितने भी नॉन कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस बच्चों अराउंड 90%। ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रेजेंस है अराउंड बेटा 90% है। और आजकल के टाइम में बायोडिग्रेडेबल जो चीजें चल रही हैं जिसको फोकस किया है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इवन जो हम कपड़े पहन रहे हैं ना, उन कपड़ों के अंदर भी बेटा ऑर्गेनिक कंपोनेंट डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट डालेंगे तो जिससे उनका डिके बहुत आसानी से होगा। तो हर जगह चीज ऑर्गेनिक की तरफ फटाफट से चीजें मूव कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर लगभग बेटा 90% जो चीजें आपको दिखती हैं आसपास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही, मतलब जितने भी नॉन कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही कंपोजिशन है। समझ में आ गया? इसलिए इसको पढ़ना अलग से जरूरी है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, बिहेवियर। कार्बन का कुछ यूनिक केमिकल, ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से भी इसको पढ़ना अलग जरूरी है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस बच्चों कैसी होती हैं। मैं सिंपल सा पूछूं कि मोस्ट ऑफ द जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों कैसी होती हैं? आयोनिक होती हैं। आयोनिक है, हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो आपका आयन एक्सचेंज हो, चाहे वो आपका पीपीटी का फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो, चाहे वो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस हो, मैक्सिमम बच्चों जितनी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? आयोनिक होती हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सभी को बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। तो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों कैसी होती हैं? आयोनिक होती हैं, ठीक है। अगर आयोनिक है तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा बहुत हार्ड, बहुत फास्ट होगा, रिएक्शंस बहुत ही आराम से आपकी मूव कर जाएगी। लेकिन जो बच्चों कार्बन है, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी बेटा लगभग कैसी होती हैं? कोवलेंट नेचर। बेटा कैसी होती हैं? ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बेटा वो फॉलो करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को, ये फॉलो करते हैं आयोनिक। इनका रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक वालों का रिएक्शन जो रेट होता है काफी स्लो होता है। मेरी बात समझ रहे? रिएक्टिविटी काफी स्लो है, तो रिएक्टिविटी काफी स्लो है तो इसके वजह से बेटा यहाँ पे दो तीन चीजें क्रिएट होती हैं। एक तो यहाँ पे क्रिएट होता है रिएक्टिविटी रेट स्लो होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो एक बच्चों पॉइंट था आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे बहुत सारे आइसोमर्स आसानी से जनरेट हो जाते हैं, बट कभी आयोनिक कंपाउंड में आइसोमर्स देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, रिएक्टिविटी रेट स्लो होने की वजह से आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अभी देखा हम लोगों ने साइनेट से बेटा, अमोनियम साइनेट से कैसे यूरिया बनाता, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ था, आइसोमर्जम सेक्शन देखने को मिला था। बात समझ रहे? सेकंड बच्चों, कैटनेशन पावर, इससे बेटा स्पेशल प्रॉपर्टी कैटनेशन पावर। तो कैटनेशन पावर इज अ यूनिक नेचर, यूनिक बिहेवियर, टेंडेंसी है ये, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको अलग डिफाइन करती है। कैटनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो कार्बन कार्बन से ही कंबाइन करता है, तो एक जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, लाइक ग्रेफाइट, लाइक गोल्ड, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से जनरेट करता है। और कार्बन की बच्चों कैटनेशन पावर सबसे अच्छी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हम लोगों ने उसके पढ़ाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, क्या था सभी को समझ में आया? हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं कार्बन की तरफ। यस, अब बात करते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जहां बच्चों क्या होता है? कैटनेशन का मतलब है कि लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन हो ऑफ आइडेंटिकल एटम्स के साथ, ठीक है, आइडेंटिकल एटम्स के साथ। आइडेंटिकल मतलब बेटा सिमिलर। जो कार्बन की प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छी है, मैं बॉन्डिंग के साथ जाना चाहता हूं, है ना, वैल्यू के बेस पे ध्यान दो। जब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, ध्यान देना बेटा, जब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो कैटनेशन पावर बेसिकली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। कैटनेशन पावर डिफाइन बेटा की जाती है आपकी बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों? आप तो बोलोगे सर कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी तो बहुत होती है, ऑब्वियसली। कितनी होती है? जैसे बोलूं मैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? ये बड़ा होती है 83, है ना, किलो जूल पर मोल। मैं बात करूं अगर यहाँ पे सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? ये होती है 54 किलो जूल पर मोल। ये बेटा बात करूं सल्फर के साथ, सल्फर जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी की, कैटनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बेटा इसकी भी 54 के अराउंड होती है। मैं बात करूं बेटा फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस कैटनेशन वैल्यू के बेस पे, तो ये मैं बोला कैटनेशन वैल्यू ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रो रिपल्शन होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, 39 होती है।
जैसे बच्चों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ पे इसकी 35 इसकी किलोजूल पर मोल आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो देखो बेटा कार्बन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब समझना कि इसकी स्टेबिलिटी, अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, उतनी ही जबरदस्त होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस इट इज क्लियर बच्चों, सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर। बिल्कुल। तो यस इसकी जो हाँ इस जो कार्बन से बने जो कार्बन कैटनेशन पावर है, हमेशा ध्यान रखो। आपको कैटनेशन कैटनेशन का नाम हर कोई टीचर लेगा, लेकिन कैटनेशन लोग का सेल्फ कीपिंग प्रॉपर्टी कहानी खत्म। लेकिन कैटनेशन को प्रूव करके नहीं बताता है कि भाई कार्बन की जो कैटनेशन पावर ज्यादा क्यों है। उसका रियल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बॉन्ड एनर्जी के साथ है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा सिमिलर आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ज्यादा होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो आराम से डिसोसिएट नहीं होने वाला है, और आराम से डिसोसिएट नहीं होगा तो उसकी जो कैट्रेशन वैल्यू होगी वो भी क्या होगी बच्चों, बताओ? कैट्रेशन वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। हाय। समझ में आया? कैट्रेशन वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बॉन्ड को लेके, ध्यान देना। अगर मैं सिंपल से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पूछूं कि बेटा कार्बन का तो सबसे अधिक कैट्रेशन हो गया, बिल्कुल। सिलिकॉन का उससे कम हो गया, सल्फर का उससे बराबर हो गया, फॉस्फोरस का उससे भी कम हो गया। जो मैंने वैल्यू लिखी ना, वैल्यूज के नाइट्रोजन देन आपका ऑक्सीजन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैटनेशन पावर। नहीं तो भाई साहब ऑक्सीजन ना बहुत सारे ऑक्सीजन को जोड़ लेता है आपस में, ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, नाइट्रोजन भी बहुत सारे नाइट्रोजन को जोड़ के बैठ जाता है, एक नई केमिस्ट्री बन जाती है। आप समझ रहे हो? तो हम तो सिर्फ कार्बन की पढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग को फॉस्फोरस की पढ़नी पड़ती, नाइट्रोजन की पढ़नी पड़ती, ऑक्सीजन की पढ़नी पड़ती, सल्फर की पढ़नी पड़ती, सिलिकॉन की पढ़नी पड़ती। भाई साहब हम लोग का दिमाग ना बैठ जाता है सीरियसली। तो ये बहुत अच्छी बात है नेचर में कि भाई कार्बन की कैटनेशन वैल्यू सबसे अच्छी है। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? क्लियर? ओके। तो दैट्स व्हाई कार्बन बच्चों क्या करता है, आसानी से अपने स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जाना जाता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैं पूछूं किसी भी एलिमेंट के पास अगर बच्चों मैं स्टार्टिंग से बात करूं 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, 1 को एक्सेप्ट करेगा। किसी के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अरे 6 रिलीज थोड़ी नहीं कर देगा, ज्यादा एनर्जी आपको डिफाइन थोड़ी नहीं कर सकता। अगर बच्चों वहां पे अगर 5 ये कहानी बताई जाती है 10th क्लास में, अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, 3 को लेके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 है तो 4 वाले केस में वो 4 को शेयर्ड करेगा, शेयरिंग यहीं से स्टार्ट होती है, 4 को शेयर्ड कर देगा। शेयर्ड करेगा तो वहां पे इसकी क्या करेगी, जो जो यहाँ पे जो आपका थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस है वो काफी आपका ठीक ढंग से प्रोसीड होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे शेयरिंग कहानी से अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं तो क्या करेगा बताओ बेटा? अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 3 हैं तो वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है, डोनेट करेगा। बिल्कुल ओम ने सही बोला है, डोनेट करेगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनाता है तभी जिनके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इनको छोड़ देगा। अगर किसी के पास दो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी रिलीज करेगा, 1 प्रेजेंट है तो वो भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसको ज्यादा डेप्थ में आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रो जो आपकी पीरियड टेबल है उसमें कौन कौन सी सीरीज ऐसी है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है, कौन कौन सी है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, और कौन कौन सी है वो आपकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे जाती है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल से एक्सप्लेनेशन आपको दिया। अभी क्वेश्चन है कि कार्बन बच्चों सारे के सारे एलिमेंट से आराम से बॉन्ड कौन सा बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और उसके पीछे बच्चों रीजन यही है जो मैंने आपको दिया है, कैटनेशन पावर, कैटनेशन पावर वैल्यूज है ना। टेट्रावैलेंसी अलग है, उसमें 4 वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मेरा बेसिक मतलब मानना ये है कि कार्बन के साथ चाहे कार्बन बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ चाहे कार्बन बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ बेटा चाहे हाइड्रोजन आए, कार्बन के साथ अगर आपका ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन के साथ आपका क्लोरीन आ जाए, कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन के साथ आपका ब्रोमीन आ जाए, तो इन सबकी बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होनी चाहिए। और डेफिनेटली इसकी 83 किलोजूल पर मोल होती है। इसकी बात करें तो 97 होती है, बहुत कमाल की कहानी है। देखो 97, तभी तो हाइड्रोकार्बन मैंने बोला था, ठीक है। यस, CO की बात करें तो इसकी बेटा वैल्यू होती है 86 करोड़, बहुत अच्छी वैल्यू चाहिए, ठीक है। कार्बन क्लोरीन की बात करते हैं तो यह आपकी 81 करोड़ आपकी वैल्यू डिफाइन होती है। CN की बात करते हैं तो बेटा 75 किलोजूल पर मोल एनर्जी होती है।
कार्बन हेलोजेंस ब्रोमीन की बात करूं तो 68 होती है, मतलब सारी की सारी मोर देन 50 है। मोर देन 50 होने का मतलब ये बिल्कुल बच्चों ये आपकी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही पूरी तरीके से क्या होगा, कार्बन आपका स्टेबल होगा, चाहे वो किसी भी एलिमेंट से कंबाइन हो, चाहे वो अपने सेम एलिमेंट से कंबाइन हो आइडेंटिकल से, या फिर डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हो, वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए। इस सामने हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बच्चों बात करते हो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स। अरे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी डिफाइन करते हैं ना, आपको पता होगा, कार्बन के साथ OH बॉन्ड, ये होता है कि नहीं होता है, ये बात आपको समझ में आती है। एल्कोहल बनता है, हम एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, हम पूरे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, हम एल्डिहाइड कीटोन डेरिवेटिव पढ़ते हैं, हम यहाँ पे साइनाइड वाले कंपाउंड पढ़ते हैं, है ना, ये सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की जो बॉन्ड एनर्जी काफी अधिक स्टेबल है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खड़ी होती है इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई? यस। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग, यस अब बेटा बात करते हैं हम लोग सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो पहला सोर्स बच्चों पता है कि दो टाइप के सोर्स हैं इसमें, तो आपका नेचुरल, एक आपका सिंथेटिक है। नेचुरल तो बच्चों बहुत टाइम से पहले से चला रहा है, ठीक है, और सेकेंड आपका है सिंथेटिक। और अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो आपको पता होगा प्लांट, जिसमें मैं सिर्फ एक रिवीजन लेने वाला हूं। प्लांट, प्लांट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पता है कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से पार्ट है? यस, कौन बताएगा मुझे? चलो जल्दी से मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ। चलो खाते आप बताओ। नेचुरल, ये तो आपको बायोलॉजी का ही पार्ट है छोटा सा, बताओ मुझे। तो हम नेचुरल इसकी बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ प्लांट से हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी फॉर्म होती है बताओ जरा, जो प्लांट से मिलती हैं। यस, ग्लूकोज हो गया, राइट, माइक अनम्यूट है क्या, ओपन है? यस, कौन कौन सी सर फॉर्म आपको, हाँ बताओ। ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। बिल्कुल, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, माल्टोस हो गया, बिल्कुल बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के ही सेक्शन है ना। फिर उसके बाद आपके एसिड्स हो गए हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए हैं, विटामिन हो गए हैं, गम हो गया है, गम, ठीक है। दूसरा आपका एल्कनॉइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रक्टोज, एल्कोहल, एसीटोन, सो ऑन, बहुत सारे हैं, आपको सब पता है। सारे के सारे प्लांट से आपको मिलते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। अगर बच्चों में बात करूं एनिमल से, अगर मैं बात करूं एनिमल से क्या क्या आपको मिलता है? नेचुरल, हम नेचुरल, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं पहले, तो बताओ मुझे एनिमल से। एनिमल से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स है, ठीक है, हार्मोन्स है, फैट्स है, हाँ बिल्कुल, यूरिया है, यूरिया इज ऑल्सो जबरदस्त, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेक्शन आपको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। उसके बाद बच्चों बात करते हैं फंगी, हम इसको बायोलॉजी में फंगस अंगस क्या बोलते हैं, इसको हम फंगी बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फंगी बोलो या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो। फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग डिफाइन करते हैं, बताओ कौन कौन करते हैं बेटा? एल्कोहल सुना है क्या? एल्कोहल, एल्कोहल, यस, ये जो आपके फंगाई है, जो फंगस है, बिल्कुल एल्कोहल्स का जो बेसिक जो आपका सोर्स है, मतलब होस्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ होस्ट फॉर द यूजफुल सब्सटेंस लाइक एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के लिए है, एसिड्स के लिए है, एंटीबायोटिक, नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा पेंसिलिन, अरे पेंसिलिन तो नाम सुना होगा, पेंसिलिन है, स्ट्रेप्सोमाइसिन है, स्ट्रेप्सोमाइसिन है, टेट्रासाइलिन करके है, ठीक है, कुछ विटामिन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलते हैं, बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दे रहा हूँ, यस, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान देनी है। अब बात करते हैं कोल को लेकर, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कोल, तो कोल के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोल तार, कोल तार को हम बनाते हैं किससे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं कोल का, और वहां से बच्चों मिलता है कोल तार। और वहां से फिर आपको बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लाइक फिनॉल मिलता है, फ्यूल गैस, यस, आपके हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलते हैं, डाइज मिलती हैं, ड्रग्स मिलते हैं, परफ्यूम मिलते हैं, वो सारे के सारे आपके कोल के ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका बेटा नेचुरल गैस पेट्रोलियम के बारे में पता होगा। नेचुरल गैस आपके जो जैसे गैसोलीन है ना, आपका कैरोसिन है, आपके लुब्रिकेंट ऑयल्स हैं, आपके वैसलीन्स हैं, सीएनजी है, पैराफिन बैग्स है, बिल्कुल सही है। ये कुछ आपके बेसिक एग्जांपल्स बच्चों, पेट्रोलियम से हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली, क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉलो करते हैं, समझ में आ गया? वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन जाके आपका फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं सिंथेटिक सोर्स के बारे में, ये फिनिश हो गया। इसके बाद
अब आता है सिंथेटिक सोर्स। सो सिंथेटिक सोर्स से हम लोग क्या, तो मैंने पहले बोला 90% जो आजकल कंपाउंड आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे हैं, और जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आजकल तो मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम, हालांकि सब कुछ पेट्रोलियम ऑयल से बनाया जा रहा है, ठीक है, सिंथेटिक मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं, उनसे डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, और जिसमें अगर आप बात करोगे तो कुछ है जैसे वाइटामिन है, ड्रग्स भी आपको रबर रबर पॉलीमर्स में पड़ते हैं। ठीक है, रबर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपकी फाइबर्स हैं, ठीक है, वो भी इससे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। आपकी डाइज हैं कुछ, ठीक है, आर्टिफिशियल जो हम डिजाइन करते हैं, नेचुरल सही। हालांकि कुछ नहीं है कि नेचुरल जो आपके सबस्टेंस है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके कुछ नए कंपाउंड्स मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक ही होने चाहिए, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। समझ में आ गया? तो आजकल नेचुरल तो बच्चों 10% है, सिंथेटिक 90% है, पेस्टिसाइड्स हैं। करेक्ट है, बिल्कुल आंसर है। सभी को समझ में आ गया? क्लियर। अब उसके बाद आते हैं इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली यूज क्या है। तो यूज के बारे में बात करते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज में बहुत इसका यूज है। फूड की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, आपके फैट्स है, एंजाइम्स हैं। क्लोथ्स की बात करते हैं, कॉटन में सिल्क है, वूल है, नाइलॉन है, रेयन है। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फ्यूल की बात करते हैं, कोल, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल। मेडिसिन में आपकी बहुत सारी मेडिसिन आपको पता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव के अंदर यूज करते हैं, टीएनबी, टीएनटी वगैरह यूज करते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलिन एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, अभी बड़ा डाइज होती है डिफरेंट टाइप की, इंडिगो डाई होती है, एलिग्रीन डाई होती है। ठीक है, मेलाचाइट ग्रीन एक डाइज होती है। ऐसे बहुत सारे। और हाउस होल्ड के अंदर तो आपको पता है, साबुन हो गया, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक हो गए, परफ्यूम्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, रबर एंड सो ऑन, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म, सो ऑन, बहुत सारे इनके यूज हैं। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। इसकी वजह से ही मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करना है, डेप्थ में पढ़ना है। क्या दिमाग में बैठा? पूरी की पूरी कहानी। अब इसका बच्चों आता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।